नेक्स्ट आ जाता है बच्चे 7 चैप्टर स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। दिस चैप्टर इज आल्सो फॉर जस्ट योर नॉलेज, ठीक है। वैसे तो मतलब 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। स्पेशल प्रोविजंस क्या, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद नॉन रेजिडेंट। अगर किसी पर्सन को कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन एक रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच हुई है, तो उन्होंने अपना ऐसे अरेंजमेंट किया है कि जो प्रॉफिट है ना, या तो उनके नील आए हैं या फिर बहुत ज़्यादा कम आए हैं, मतलब जितना ऑर्डिनरी प्रॉफिट होना चाहिए, जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ज़्यादा कम आए हैं, तो उस केस में वो अपनी इनकम को जो है वो कैसे टैक्स पे करते हैं। तो सेसिंग ऑफिसर जो है वो उनके रीज़नेबल जो भी उनका प्रॉफिट उन्होंने अज्यूम किया था, डीम्ड सोचा था कि आएगा, उसके बेस के ऊपर उनकी टोटल इनकम में वो प्रॉफिट क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। रूल्स बनाए हैं उसके लिए, जैसे जितनी उनकी टर्नओवर होती है, सेसिंग ऑफिसर जो है वो रीज़नेबल प्रॉफिट उस टर्नओवर के बेस के ऊपर जो भी उन्होंने बिजनेस ट्रांजैक्शन किया ना, एक रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ने, तो उनकी एक परसेंटेज ऑफ टर्नओवर फाइंड आउट करता है। देन उनकी इनकम में उसको इंक्लूड किया जाता है डीम्ड इनकम में। डीम्ड इनकम कैसे फाइंड आउट करनी है, टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई रिसिप्ट फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन डिवाइडेड बाय द टोटल रिसिप्ट ऑफ बिजनेस। जितना उनका टोटल प्रॉफिट होगा उसको हमने रिसिप्ट फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन, उसकी ट्रांजैक्शन से कितनी उनको इनकम हुई है उसको टोटल रिसिप्ट ऑफ बिजनेस के साथ डिवाइड करके, टोटल रिसिप्ट मतलब जितना भी उनको प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है, जो भी उनको जैसे जिसके ऊपर हम इनकम टैक्स पे करते हैं। सो एनी अदर सेसिंग ऑफिसर को जो भी उसके अकॉर्डिंग सूटेबल लगता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उनकी उस ट्रांजैक्शन से इनकम को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। अवॉइडेंस ऑफ टैक्स ड्यू टू ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इन द ट्रांसफ़र ऑफ इनकम, कि जब उनकी इनकम को बच्चे ट्रांसफ़र किया जाता है तो हम टैक्स को अवॉइड भी कर सकते हैं। लाइक अ फर्स्ट इज़ वेयर ए पर्सन डायरेक्टली, या तो वो पर्सन डायरेक्टली या उसने जो भी ट्रांजेक्शन्स की है, तो वो उनकी मतलब वो जो नॉन रेजिडेंट है ना, उसकी इनकम को क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा है प्रेजेंटली या फ्यूचर विदाउट पेइंग एनी टैक्स, लेकिन उसने उसकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं किया। सच इनकम शैल बी इंक्लूडेड, तो वो इनकम उस पर्सन की यानी कि जो रेजिडेंट होगा उसकी इनकम में क्या की जाएगी, इंक्लूड की जाएगी। मतलब मैंने अपनी इनकम को नॉन रेजिडेंट की इनकम के साथ इंक्लूड कर लिया और उसकी इनकम के ऊपर टैक्स भी नहीं पे किया, उसको एंजॉय कर रही हूँ, तो वो उसकी इनकम को मेरी इनकम में क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। सेकेंड है अबव जो रूल्स है दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर एनी कैपिटल, जो भी आपने उस एसेट के ऊपर कोई भी कैपिटल अमाउंट रिसीव किया है उसके लिए ये रूल एप्लीकेबल होता है। थर्ड वन इज़ अगर आपकी इनकम कोई भी डीम्ड इनकम उस पर्सन की जो उन्होंने अज्यूम की थी, तो वो इनकम जो है वो सच इनकम शैल नॉट बी अगेन टू बी पार्ट ऑफ हिज इनकम, उस इनकम को दोबारा से उनकी इनकम का पार्ट जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब वो उनकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी लेकिन इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन अब अबव जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगी अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि ये जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं ना, जस्ट टैक्स को अवॉइड करने के लिए कर रहे हैं, मतलब टैक्स को ना पे करने के लिए कर रहे हैं, अगर उसको ऐसे लगेगा तो फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। देन ए पर्सन शैल बी डीम टू हैज़ पावर टू इन्जॉय इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट। कौन से पर्सनस हैं जो नॉन रेजिडेंट की इनकम को इन्जॉय कर सकते हैं बिना टैक्स पे किए। लाइक इनकम इज डील विद ए मैनर इन बेनिफिट, जिसमें रेजिडेंट का कुछ बेनिफिट है या उसका कोई उस इनकम में इंटरेस्ट छुपा हुआ है, या उसको वो जो इनकम बेनिफिट हो रहा है वो उनको जो भी उसने कोई ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म किया उसकी वजह से हो रहा है। तो एसेट मतलब कि जो हमारी प्रॉपर्टी होती है जिनके ऊपर हमारा राइट होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है मेन ये चीज़ है अवॉइडेंस ऑफ टैक्स बाय सर्टेन ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़, जिनको आप बॉन्ड वॉशिंग भी बोल सकते हैं। जैसे 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं ना व्हाट इज़ बॉन्ड वॉशिंग, तो ये चीज़ होती है वो अवॉइडेंस ऑफ टैक्स बाय सर्टेन ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़। इसमें क्या है कि जो भी पर्सन अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं किसी अदर पर्सन को, क्या करते हैं कि वो जिस टाइम उनका टैक्स या इंटरेस्ट एक्रियू होता है ना, वो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर देते हैं, और जब वो डेट एक्रियूड की निकल जाती है ना उसके बाद दोबारा परचेज कर लेते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन सिर्फ टैक्स को अवॉइड करने के लिए की थी। तो सच इंटरेस्ट शैल बी डीम्ड एज इनकम, तो वो इंटरेस्ट वो किसकी इनकम मानी जाएगी, जिसने ऐसा सेल किया था, यानी कि ट्रांसफरर की मानी जाएगी, ट्रांसफरी की नहीं। जैसे मुझे पता है कि 10 तारीख को मेरा उन सिक्योरिटीज़ के ऊपर इंटरेस्ट एक्रियूड होना है, तो मैंने 10 तारीख से पहले क्या कर दिया, उनको सेल कर दिया।
अब 10 तारीख निकल गई है, उसके बाद मैंने दोबारा उन सिक्योरिटीज़ को उससे परचेज कर लिया। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन हमने गवर्नमेंट को दिखाने के लिए किया कि हमारे पास वो सिक्योरिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड होता है, उसको लगता है कि आपने ये ट्रांजेक्शन सिर्फ टैक्स को अवॉइड करने के लिए किया है, तो वो उस इनकम को ट्रांसफरर की इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, ट्रांसफरी की इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसको आपने सिर्फ ट्रांसफ़र एक टैक्स को अवॉइड करने के लिए किया था कुछ टाइम के लिए। सेकंड है, इन केस ऑफ ए पर्सन हैज़ एनी अगर उस पर्सन का उन सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी बेनिफिट जो है वो कुछ इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड छुपा हुआ है, तो उस केस में वो इनकम जो है वो उस पर्सन की इनकम जो है वो मानी जाएगी। चाहे उसकी इनकम उसने अभी इंटरेस्ट रिसीव नहीं किया, लेकिन इन फ्यूचर तो वो रिसीव करेगा ना, तो वो इनकम जो है वो उसी रेजिडेंट की जो है वो कंसिडर की जाएगी। उन्होंने सिक्योरिटीज़ का अरेंजमेंट इस वे से किया होगा कि उसके सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो भी इनकम होगी वो पर्सन की मानी जाएगी। लेकिन अब ये दोनों प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगी अगर वो पर्सन ये प्रूव कर दे कि उसने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, उसने ऐसा टैक्स को अवॉइड करने के लिए नहीं किया है। अगर वो ये प्रूव कर देता है तो फिर वो उसकी इनकम जो है वो कंसीडर नहीं मानी जाएगी। वो अप्रूव कर दे कि ये जो भी हुआ है वो इंसिडेंटली हुआ, एक्सीडेंटली हुआ, उसने जानबूझ के इंटेंशनली नहीं किया है। देन आ जाता है इन केस ऑफ ए डीलर ऑफ सिक्योरिटीज़। अब जो भी उन सिक्योरिटीज़ के साथ डील करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं, डीलर मतलब जो उन सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करते हैं उन सिक्योरिटीज़ को, तो अगर उन्होंने कुछ उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव किया है या नहीं भी किया, बट वो इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो वो उनकी क्या मानी जाएगी, डीलर्स की इनकम मानी जाएगी। तो उनके ट्रांजैक्शन उसका जो प्रॉफिट है वो चाहे उनको इनकम हुई है या इनकम अभी होनी है, तो वो डीम्ड इनकम उनकी मानी जाएगी। इंटरेस्ट चाहे अभी नहीं मिला तो भी वो उनके लिए डीम्ड इनकम जो है वो कंसिडर की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एडजस्टमेंट ऑफ लॉस फ्रॉम डिविडेंड एक्रूड। अब अगर आपने जो लॉस आपको हुआ है फ्रॉम द डिविडेंड, जो आपका डिविडेंड एक्रूड हुआ था विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द रिकॉर्डेड डेट, तो उसके ऊपर अगर डिविडेंड के ऊपर कोई लॉस हुआ है तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है एनी पर्सन, जो भी पर्सन उन सिक्योरिटीज़ को परचेज कर रहा है विद इन 3 डेट प्रायर टू रिकॉर्ड डेट, सच सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड बाय सच पर्सन। उन सिक्योरिटीज़ को अगर वो पर्सन जो है वो विद इन 3 मंथ्स, मतलब उस रिकॉर्ड डेट के विद इन 3 मंथ्स के बाद क्या कर देता है, वो सेल कर देता है और सेल कर देता है। रिकॉर्ड डेट सच यूनिट्स आर सोल्ड विद इन 9 मंथ, मतलब 3 मंथ्स उनकी रिकॉर्ड डेट थी, उसके 9 मंथ्स के बाद अगर वो उनको सेल कर देता है। एंड डिविडेंड, जो भी उनके ऊपर डिविडेंड या इंटरेस्ट उनको मिलेगा वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा फ्रॉम द टैक्स, उनके ऊपर उनको टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। तो जो भी उन सिक्योरिटीज़ को सेल करके उनको लॉस हुआ है दैट शैल नॉट बी एडजस्टेड, उस लॉस को ना तो हम एडजस्ट कर पाएंगे और ना ही इन फ्यूचर कहीं पर कैरी फॉरवर्ड जो है वो कर पाएंगे। मैंने आपको पीछे जो हमने सेट ऑफ वाला किया था उसमें हमने किया था ना कि डिविडेंड जो है वो हम सेट ऑफ जो है वो नहीं कर सकते, उनको हम एग्जाम्प्ट कर देते हैं इंडियन कंपनी से जो हमें डिविडेंड मिलता था। तो ये वही चीज़ है कि उनको हम ना तो एडजस्ट कर ना ही सेट ऑफ कर सकते हैं, उसको एग्जाम्प्ट कर देते हैं अगर डिविडेंड के ऊपर आपको लॉस हुआ है। रिकॉर्ड डेट किसको बोलते हैं, मतलब वो डेट जो कंपनी ने फिक्स की थी, मतलब उनके जो म्यूचुअल फंड्स के अकॉर्डिंग जो डेट उन्होंने फिक्स की थी, जिस डेट को उन्होंने होल्ड की थी सिक्योरिटीज़। ठीक है, सिक्योरिटीज़ आपको बताइए जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं। बस इतना करना है इस चैप्टर में आपने।